हेलो, हैव अ वेरी नाइस डे। 1972 की बात है। शायद उस वक्त या तो डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या शायद डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तो प्रेसिडेंट साहब का दौरा था पंजाब में, अमृतसर या लुधियाना कहीं, वहां से वापस जाना था उन्होंने। तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि हम रेल से जाएंगे भाई। तो एक स्पेशल 4-5 बोगी की रेल तैयार की गई। जहां से भी चलना था ना ट्रेन ने, लुधियाना या अमृतसर, वहां से नॉन स्टॉप जाना था, किसी स्टेशन पर रुकना नहीं था, दिल्ली तक। लोगों में ये खबर थी। उन दिनों ये टीवी वगैरह बहुत नहीं होते थे, मोबाइल फोन भी नहीं होते थे, पर फिर भी लोगों को खबर थी कि हमारे शहर से प्रेसिडेंट साहब की सवारी गुजरेगी। उन दिनों में मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। लगभग 4:30 या 5:30 बजे प्रेसिडेंट साहब की ट्रेन कुरुक्षेत्र स्टेशन से गुजरी। हमारे टीचर कहने लगे कि वो एक्सप्रेस नॉन स्टॉप ट्रेन है, आप लोग यहाँ जाके खड़े हो गए हैं, आपको तो डब्बे भी नहीं गिनने आएंगे, इतने ज्यादा स्पीड होगी इसकी, क्या देखोगे। पर लोग अथा, बहुत ज्यादा लोग, स्टेशन भर गया जी कि हम राष्ट्रपति साहब को देखें। हिंदू मुसलमान का तो कोई सवाल ही नहीं। सबके दिलों में राष्ट्रपति के वास्ते बहुत आदर सत्कार था, कदर थी। तो शायद 5:10 पर वो ट्रेन कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से गुजरी और वो 10 की स्पीड से गुजरी। ड्राइवर को हुक्म था शायद कि इस स्पीड से चलना है कि अगर कोई मुझे विश करना चाहे या देखना चाहे तो देख सके। दरवाजे, अपनी सीट से उठकर दरवाजे पर आके खड़े हुए और दोनों हाथों से ट्रेन के दरवाजे के जो हैंडल है वो पकड़ लिए। सभी लोगों ने देखा, सभी ने हाथ हिलाया, बहुत मन में खुशी हुई सभी की। एक ये जमाना मैंने देखा है इंडियन पॉलिटिक्स का। हिंदू मुसलमान का कोई सवाल नहीं। अगर राष्ट्रपति साहब जा रहे हैं और लोगों को पता लग गया कि इधर से उनकी सवारी गुजरेगी, तो उनको विश करने के लिए सिर्फ हाथ ही हिलाना है। बोले वो कुछ नहीं, बोले हम कुछ नहीं, लोगों में उत्साह बढ़ जाता है। आज का हाल तो बहुत उल्टा है। मैं एक पोस्ट सुन रहा था, किसी ने एक लेख लिखा, रिटायर्ड कोई डीजीपी है यूपी के, उन्होंने लिखा कि चाहे जितना मर्जी भी बुरा हो, अगर वो हमारा प्रधानमंत्री है और इस वक्त का वर्तमान का प्रधानमंत्री है, तो उनके लिए बुरे शब्द नहीं बोलने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। प्रेसिडेंट की पोस्ट या प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट, इवन के जो मिनिस्टर वगैरह होते हैं, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर या कोई पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, इनको ऑनरेबल पोस्ट, इनको बुलाया भी ऐसे ही जाता है, ऑनरेबल सर। तो इनको गालियां निकालते हैं। मैंने देखा कि टीवी में एक और गालियां निकाल रहे थे
ये हरामी है, ये चोर है, ये बेईमान है। तेरे साथ क्या हरामीपन किया, तेरा क्या चुरा लिया? उनमें कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगी कि वो प्रधानमंत्री बन गया, उनमें कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगी कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए। आप गालियां निकाल के अपने आप को ही, आपकी गालियां आप ही सुन रहे हैं, ना नरेंद्र मोदी सुन रहा है, ना इस वक्त की जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो सुन रही है। तो ऐसे दिलो दिमाग में जहर भरने का क्या फायदा? हिंदुस्तान में कहते हैं डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी नहीं, खेल है डेमोक्रेसी का। एक अनपढ़ आदमी जिसके कंधों पर पूरे मुल्क का भार है, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। यह तो हमारी डेमोक्रेसी का कमाल हो गया। और इसी कमाल में हमारी बदकिस्मती भी छुपी हुई है कि प्राइम मिनिस्टर होने के नाते उसको जो काम करने चाहिए उनको इल्म ही नहीं है। मस्जिदें तोड़ के मंदिर बना देना कोई डेवलपमेंट नहीं है। किन्हीं पुराने मंदिरों को रिनोवेट कर देना, पहली बिल्डिंग गिरा दी, नई बिल्डिंग बना दी। या जैसी केदारनाथ की बिल्डिंग है, केदारनाथ मंदिर की, वैसी ही बिल्डिंग हम दिल्ली में बना देंगे। तो जो लोग केदारनाथ नहीं जा सकते वो दिल्ली में आके अपनी श्रद्धा पूरी कर लेंगे। ये सब अब्सर्ड है, ये सब नॉनसेंस है, ये सब बेवकूफियां हैं। इससे मुल्कों की तरक्कियां नहीं होती। हम मंदिरों मस्जिदों में फंसे रहे, हम हिंदू मुसलमान में फंसे रहे, हम इस चीज में फंसे रहे कि किस तरह पंजाब के सिखों को दबा के रखा जाए। हम इस तरह फंसे रहे कि किस तरह सिखों का कत्लेआम करके इनको अकल सिखा दें। अरे सिखों का कत्लेआम तो मुगलों ने भी बहुत किया, बर्बाद, खत्म हो गए। वो जब वो बादशाह थे तो उनकी तूती बोलती थी, आज उनकी औलादें उसी दिल्ली की सड़कों पर सब्जियों की रेडियां लगाए फिरते हैं, टूटी हुई चप्पलें पहन के। अति हूं धक्का खाए। अगर आप अति कर दोगे ना, अधिकता ही कर दोगे, बहुत ज्यादा ही तंग करोगे, तो जो तंग हो रहा है उसके दिल और दिमाग से आपके वास्ते बददुआ निकलेगी। और वो बददुआ किसी एटम बम से कम नहीं होती। बददुआ तो कुलों का नाश कर देती है, पीढ़ियों का नाश कर देती है। जिस वक्त ये 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, मैं उन दिनों ट्विटर पर लिखा करता था, तो मैंने लिखा था कि मुझे समझ नहीं आती कि नरेंद्र मोदी साहब हिंदुस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का अनफेवरेबल सिस्टम चल रहा है उसको कैसे ठीक करेंगे, ये डेफिसिट फाइनेंसिंग को कैसे ठीक करेंगे। पर उसकी नौबत ही नहीं आई। इनके जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर आए सब अनपढ़ और गुबार आए। इसी गलत फहमी में जीते रहे कि वो उनके पास डिग्री है, किसी के पास वकालत की डिग्री है। एक वकील क्या जाने डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, अनफेवरेबल इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, क्या जाने। एज ए रिजल्ट एक अनपढ़ प्राइम मिनिस्टर, एक अनपढ़ डिफेंस मिनिस्टर और एक अनपढ़ होम मिनिस्टर देश का बेड़ा बैठा दिया। हम इसी बात में खुश होते रहते हैं कि ओ हम तो विश्व गुरु हैं। विश्व गुरु जी, थोड़ी सी वर्षा हो जाए तो आपके शहरों की सड़कें नदियां बन जाती है। विश्व गुरु जी, कोरोना के टाइम में लाखों लोग मर गए, तब भी आप यहीं थे। आज भी अस्पतालों की जाके हालत देख लो, जैसे वो 2014 में रहे होंगे वैसे ही अब है।
क्या किया आपने? 2014 के मुकाबले आज इंडियन एजुकेशन का स्तर बहुत गिर गया है। भूखमरी में हम बहुत सबसे आगे हैं, अनपढ़ता में भी सबसे आगे हैं। बस उपलब्धि यह है कि हम 145 करोड़ हो गए, और 145 करोड़ का क्या करें? है तो सब निकम्मे। अगर अच्छे होते, क्वालिफाइड होते, काम करने वाले होते, तो जापान की तरह या चाइना की तरह हम विदेशों में माल भेज रहे होते, विदेशों की मार्केटों पर अपना कब्जा कर रहे होते। परंतु हम तो उनसे मंगवा के खा रहे हैं, उसी तरीके से जैसे आप 5 किलो अनाज देते हैं, लोग खा लेते हैं। इस तरह मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान का बेड़ा इन बेवकूफों ने गर्क कर दिया। शायद हिंदुस्तान के लोगों को हक के वास्ते अकल आ जाए, इसी करके मैं बोल जाता हूँ यही सोच के। पर मेरा बोला हुआ कितने के लोग सुनेंगे, मेरा बोला हुआ कितने के लोग समझेंगे, भगवान जाने। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।